जय हिंद साथियों, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। संवाद शिबू खान में आज हम चर्चा करेंगे ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने वाले और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मोहम्मद यूसुफ अली, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। इतना ही नहीं, बतौर नेता के साथ साथ अधिवक्ता एवं समाज सेवी के तौर पर भी सामने आए। चाहे समाज की बात हो या अन्य तबके या वर्ग में, मोहम्मद यूसुफ अली हमेशा से ही अपना योगदान देते आए। संवाद शिबू खान में आज हम उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के वर्तमान की राजनीतिक हालात पे, छत्तीसगढ़ में वर्तमान की कांग्रेस की नीतियों पर एवं छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव पर। तो आइए स्वागत करते हैं हम आज के अपने मेहमान से और रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनका परिचय उन्हीं की जुबानी। स्वागत सर आपका, अपना परिचय हमारे दर्शक। मैं मोहम्मद यूसुफ अली, अधिवक्ता, दुर्ग का निवासी हूँ। दुर्ग शहर जिला कांग्रेस के सचिव पद पर मुझे नियुक्ति प्रदान की गई है और जिसके माध्यम से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। पेशे से अधिवक्ता हूँ, दुर्ग शहर में अपनी वकालत कर रहा हूँ। ठीक है सर, आगे एक उत्तर को आपने बता दें, क्योंकि आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदार पदाधिकारी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। देश में कांग्रेस की विपरीत या यूं कहें धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या लगता है जो आज का माहौल है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, महंगाई का मुद्दा भी कहीं ना कहीं था, जो रमन सिंह की सरकार डिफीट हुई थी और भूपेश बघेल का उदय यानी सरकार कांग्रेस की। क्या लगता है वर्तमान में, चाहे 2014 से लेकर 2022 आज बीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ जनमानस तक पहुंचाने के लिए भाजपा हर संभव हर शक पूरी तरीके से प्रयास करती है। क्या ये जो महंगाई स्वरूप नाम है, महंगाई कभी डायन शब्द होती थी भाजपा के ही दौर में, और आज क्या लगता है महंगाई से निजात है छत्तीसगढ़ वासियों को? देखिए सर, महंगाई से निजात तो कहीं भी नहीं है, इसलिए कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। आज जो नीचे तबके के लोग हैं उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है, काम के अवसर नहीं है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। आज कोई भी सामान जो है 50% से अधिक कीमत पर चला गया है। पहले सरसों का तेल में मिसाल के तौर पर मान लें कि 90 रुपये किलो बिकता था, अभी लगभग 180 रुपये किलो है, जो डबल कीमत होगी। ये गरीब आदमी, बेचारा आम आदमी कैसे अपना पालन पोषण करे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारे? तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि महंगाई के बगैर, महंगाई के लिए वजह से लोगों का जीना दुभर हो गया है, लोग परेशान हो गए, आम जनता बहुत परेशान हो गई है और उनको इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यदि महंगाई का लाभ उठा पा रहे हैं तो सिर्फ वो लोग उठा रहे हैं जो उठा पा रहे हैं, धनाढ्य वर्ग के लोग। गरीबों को इसका बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से देश के आम जनता बहुत ही परेशान है। सन 2014 में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी यूपीए 2 में, यही स्मृति ईरानी, वो वीडियो तो आपको बखूबी याद होगा जब स्मृति ईरानी सर पर उठाकर गैस सिलेंडर हाय तौबा मचा रही थी। तब सिलेंडर की कीमत मात्र 400-450 रुपए ही हुई थी, लेकिन आज आलम तो ये है कि सिलेंडर का भाव 1000 से ऊपर है। आम आदमी तेल से परेशान है तो कहीं आम आदमी का तेल ही निकल रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपकी कांग्रेस पार्टी, क्या लगता है ऐसे विरोध क्यों नहीं कर रही है? सरकार के आगे क्या कांग्रेस पार्टी घुटने टेकने को मजबूर हो चुकी है? कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इसका विरोध कर रही है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि किसी भी प्रकार के विरोध को दबाने के लिए कोई भी अच्छी बात ना सुनी जाए उनकी। लोग अच्छी बातों पर, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है या और प्रकार की शिक्षा का मामला है, इस पर किसी का ध्यान न जाए, इसलिए इन्होंने अभी एक नया मुद्दा चालू कर दिया जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, हिंदू मुस्लिम।
हर जगह हिंदू मुस्लिम करके लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाए हुए हैं। और देश के जनता का दुर्भाग्य है या उनकी नासमझी समझ लीजिए कि वो ये भटकाने वाले मुद्दों में जो बीजेपी भटकावे के मुद्दे ला रही है उन पे वो अमल कर रहे हैं और अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। देश की दुर्गति होने वाली है और देश की दुर्गति हो जाएगी। हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की तरफ से एक चिंतन पर बैठक हुई। कांग्रेस में तमाम तरीके की गुटबाजियां, आपसी फूट, आपसी कलह कहीं न कहीं पार्टी को गर्त में ले जा रही है। क्या लगता है 2024 भी सर पर है, 2023 का चुनाव भी छत्तीसगढ़ में होने वाला है। यदि यही गुटबाजियां, यही आपसी जो मतभेद है, यही चीज चलती रहेगी, कांग्रेस को उभर पाना कैसे निश्चित हो पाएगा? देखिए, पार्टी में मनभेद कहीं भी नहीं है। मतभेद तो जिस पार्टी में नहीं है वो पार्टी ही नहीं है। और हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, सब वर्ग को लेकर चलने वाली है। सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी नारा देती है वो तो सबका साथ सबका विनाश कर रही है। लेकिन हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी सबका साथ और सबका विकास को साथ लेकर के चलने वाली और इसी मुद्दे पर चलने वाली पार्टी है। और यही हमारे पार्टी का एक मूल सिद्धांत है कि देश में सबका साथ हो और सबका विकास हो, देश तरक्की करे, जनता तरक्की करे, ताकि देश के हित में देश का हित हो और हमारा देश आगे बढ़े। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। बेशक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं। आखिरकार इसका दोषी कौन है? क्या सोनिया गांधी दोषी है, राहुल गांधी जी दोषी हैं, प्रियंका वाड्रा दोषी है, या कौन दोषी है? नहीं, इसका दोषी कोई भी नहीं है। इसके लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु ये विरोधी गुट जो है, आप ये देखिए कि जब भी कोई डिबेट होती है टीवी में, तो आप ये देखिए कि आज जितनी डिबेट होती है, कम से कम नहीं तो 24-25 चैनल जो हैं अपने देश में, या 50 चैनल, मुझे आप एग्जैक्टली नहीं मालूम जितने भी चैनल हैं, आज उन चैनलों पर जब भी कोई बहस होती है, आप बताइए कोई मुद्दे की बहस होती है? सिर्फ मुद्दे भटकाने का झूठ। कितना सच बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, कितना सच बोलती है पार्टी, ये आप देखिए जब डिबेट होती है उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये झूठ के मुद्दों को सामने ला करके, और जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदू मुस्लिम भी उन्होंने भी एक रणनीति अपना ली है। जैसे पिछले से विधानसभा चुनाव में योगी ने कहा था 80-20 का खेल है, 80-20 का खेल है। तो ये लोगों को की भावनाओं को उकसा करके और 80-20 का खेल करके उससे वोट पोलराइजेशन करने का इनका चक्कर है। और कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देश से इनको कोई हित नहीं है, क्योंकि आज देश में जो है उद्योगपति वर्ग जो है, अडानी अंबानी जैसे ग्रुप आजकल फल फूल रहे हैं, उनको गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है। और आम आदमी जो है वो अपने आम ज़रूरतों को पूरी करने के लिए परेशान है, वो अपनी आम ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये इस गवर्नमेंट की नीति है। बाकी इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ इनको अपनी सत्ता चाहिए और सत्ता से ही इनको मतलब है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को महज सत्ता चाहिए, सत्ता से ही सिर्फ इन्हें मोह है, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ये साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के। तो अभी राष्ट्रीय मुद्दों पे हमने चर्चा की है। आइए अब इसी कड़ी में हम मुद्दे उठाते हैं आपके प्रदेश लेवल। प्रदेश में वर्तमान में भूपेश बघेल की नीति से, कांग्रेस नीति वाली चुनाव में आप जीत करके पूर्ण बहुमत से आपने सरकार, क्या लगता है, क्या दावे, ऐसे कौन से वादे थे जो पूरे हुए हैं, और ऐसे कैसे दावे आ रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस पुनः वापसी करने को तैयार से दिख रही है? देखिए, कांग्रेस ने सबसे बड़ा वादा जो पूरा किया, कृषि ऋण माफ करने का। जैसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, उन्होंने 1 घंटे के अंदर कैबिनेट की मीटिंग लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों का कर्ज 1 घंटे के अंदर माफ़ कर दिया। जिस कर्ज माफ़ी की चर्चा बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 15 सालों से कर रही थी, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, जन के नेता हैं, जनता के प्रिय मुख्यमंत्री, जनता के दिलों में बसने वाले मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय भूपेश बघेल जी ने वो काम कर दिखाया जो बीजेपी ने 15 सालों में नहीं किया। इसके अलावा ये मुद्दा तो कर्ज माफ़ी करा, उसके अलावा 2500 रुपये पर प्रति क्विंटल धान खरीदी का जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया, उस पर बीजेपी गवर्नमेंट ने अड़ंगा लगाया कि हम आपको 1800 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, नहीं तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। लेकिन चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को वादा किया था कि हम 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदेंगे,
तो उन्होंने अलग से धनराशि की व्यवस्था की और 2500 रुपये जो किसानों को उन्होंने वादा किया था उस पर धान उन्होंने खरीदी की। उसके अलावा उन्होंने जो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं छत्तीसगढ़ में, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हर प्रकार की फसल में कुछ न कुछ उन्होंने एक प्रोत्साहन राशि रखी है। जैसे किसान अगर 1 एकड़ में धान उगाता है तो उसको 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, मूंग उगाता है, उड़द उगाता है, चना, इस प्रकार अलग अलग उनको अलग अलग से प्रोत्साहन राशि दी। ये हिंदुस्तान में किसी देश में ऐसा नहीं है कि आप ये फसल उगाओ तो आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा उनको अच्छे प्रकार के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं किसानों को, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको सुविधाएँ दी जा रही हैं ताकि देश का हित हो और प्रदेश का हित हो और प्रदेश की जनता आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े। किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा, जनता खुशहाल रहेगी, क्योंकि वो हमारे देश का, प्रदेश का या जनता का अन्नदाता है। किसान आपने योजनाएं गिनाई, शासन की नीतियां गिनाई, लेकिन ये सवाल आज भी उठता सा दिख रहा है, यदि इतना सब कुछ है तो आज भी देश का किसान, या यूं कहें तो देश का किसान मजदूर आज भी परेशान है। आपने जो वादे बताए, जो गिनाए, जो नीतियां, क्या वास्तव में आम आदमी तक पहुंच रहा है? छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं बनाई हैं वो जन जन तक, बिल्कुल ज़मीनी स्तर तक पहुंच रही हैं। और कुछ योजनाएं ऐसी भी उन्होंने बनाई कि जिससे कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। कुछ योजनाएं जो बनाई तो उन्होंने ऐसी भी योजनाएं बनाई जो कि देश में एक विचित्र योजना के रूप में साबित हुई और लोगों को लगा था कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे कि गोबर खरीदी करना, लोगों को लगा कि ये तमाशा कर रहे हैं कि इसे गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन आज उसी गोबर खरीदी से महिला समूह जुड़ी हुई हैं जिनके पास बिल्कुल रोजगार नहीं है, वो गोबर बेच के पैसे कमा रहे हैं। महिला समूहों को गोबर से दिए बना रहे हैं, अन्य प्रकार के खिलौने बना रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब इस बार बजट पेश किया तो गोबर से बने हुए सूटकेस में बजट की सामग्री ले जाकर के, पेपर्स ले जाकर के उन्होंने विधानसभा में पेश किया। ये किसानों की, ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी की नीति है जो किसानों तक, जन जन तक पहुंचाई जा रही है। नरवा भुरवा गुरुआ योजना लगाई उन्होंने, उसमें लोगों को फायदा हो रहा है। अब गौमूत्र खरीदने की योजना भी बनाई जा रही है सरकार की तरफ से कि गौमूत्र भी खरीदा जाए। किसानों की गायें जो इधर उधर मारी फिरती थी, रोडों पर बैठती थी, उससे अनेक दुर्घटनाएँ होती हैं दुनिया भर की। सैकड़ों गौठान पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बनवाए, जिनकी देखभाल उन्होंने महिला समूहों को दिया। वहाँ पर उनके खाने पीने की, इलाज की सब गौठानों में व्यवस्था हो रही है। और वहाँ से जो गोबर उत्पाद होता है उसको वर्मी खाद बनाई जाती है, उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जन जन तक पहुँचाने वाली योजनाएं हैं और ये जन जन तक पहुँच रही है? ऐसी और बहुत सी योजनाएँ हैं जिसकी वजह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देश का प्रथम मुख्यमंत्री माना गया। ये हमारे छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है और इसके लिए हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। जैसा मैंने इंट्रो में चर्चा की थी कि 2024 का आम चुनाव, लोकसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले सेमीफाइनल के तौर पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी होना सुनिश्चित है। क्योंकि आप दुर्ग जिले से बिलोंग करते हैं, पता चले कि दुर्ग में 8 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 8 पर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया था। 2023 में पुनः विधानसभा चुनाव होने हैं। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी नीतियों के आधार पर आम जनमानस तक अपनी पहुंच को बना सके, आम जनमानस से अपना विश्वास बना रखे हैं, तो क्या लगता है भविष्य के 2023 चुनाव में 8 में से आप कितनी सीट जीतने पे दावा करते हैं? भविष्य में दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की पूरी सीटें हम जीतेंगे। उसके साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में हम इस बार जितने बहुमत से आए थे उससे अधिक बहुमत हम लाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से, मतलब जितने जोरदार ढंग से हमने इस बार छत्तीसगढ़ सरकार में छत्तीसगढ़ सरकार बनाई उससे ज़्यादा प्रबल होकर के हम अगली गवर्नमेंट बनाएंगे। और यहाँ की जनता पिछले 15 साल तक के बीजेपी गवर्नमेंट को भी देख चुकी है, उनके कार्यक्रम, उनके कार्यप्रणाली से भी परिचित है। और इन 4 सालों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा लाई गई योजनाएं और उनका क्रियान्वयन भी जनता ने देखा है। जनता छत्तीसगढ़ की मूर्ख नहीं है, जनता समझती है, जनता सब जानती है। अगले विधानसभा चुनाव में जनता इसका पूर्ण रूप से पुरजोर तरीके से इसका जवाब देगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार
पूर्ण बहुमत से और इससे ज़्यादा ताकत से उभर कर आएगी। अंत में देश, प्रदेश और जनपद वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, इस वक्त देश का जो माहौल चल रहा है वो तो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भारत में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाए, भाईचारे का वातावरण बनाया जाए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाए। अब हमारे देश के जो इसके पहले गवर्नर थे, मतलब रघुराम राजन, उनके भी बयान आते रहते हैं। अभी वर्तमान में उनका भी बयान आया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। अमर सेन जैसे राजनीति अर्थशास्त्री लोग ने भी, इसके अलावा और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अर्थशास्त्री हैं, उनका सबका ये कहना है, उनका आकलन है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और इसका देश को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहली बड़ी गलती तो रही जो इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी के लिए करके इन्होंने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया और भुखमरी के पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया। और हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था, एक भी रोजगार नहीं दिया इन्होंने। और उसके बाद आज भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। वो 1.5 से 2 करोड़ या लगभग 2.5 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए थे उस समय में, क्या आज उनको रोजगार मिला? कितने % लोगों को रोजगार मिला? किसी को रोजगार नहीं मिला। तो ये मुख्य चीज़ है कि भाईचारा का यहाँ पे वातावरण हो। दूसरा ये है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा में सुधार किया जाए, बड़े बड़े कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स खोले जाए, रिसर्च सेंटर खोले जाएँ, सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी की जाए ताकि हमारे देश के बच्चे पढ़ करके देश का भविष्य बना सके। क्योंकि देश के बच्चे जो हैं वही देश का भविष्य है। अगर देश के बच्चे ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनका ही भविष्य अंधकार में होगा, तो देश का भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता। तो सम्मान शिबू खान में ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता, अधिवक्ता एवं समाज सेवी मोहम्मद यूसुफ अली, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में सवालों के जवाब दिए। साथ उन्होंने कांग्रेस की नीतियों एवं उनकी योजनाओं का बखान भी बखूबी किया है। वैसे बताया चले कि देश के हालात किसी से छुपे नहीं है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो या तमाम अन्य राज्य। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, देश में शिक्षा की असमानता, तमाम अभिशाप हर जगह देखे जा रहे हैं। राजनीति की सीट सबको प्यारी होती है। हर राजनेता अपने आप को सुपरमैन बताने से पीछे नहीं हटता है। ये तो समय ही तय करता है कि जब जनता जनादेश के माध्यम से वोट दे करके फैसला सुनाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ की वापसी हुई। मध्य प्रदेश में भी चुनाव सर पर है। छत्तीसगढ़, राजस्थान भी साथ में चुनाव होने हैं। जनता तय करने वाली है कि वहां की योजनाएं आम जनमानस तक पहुंची भी है या नहीं पहुंची। हर राजनीति और राजनीति के लोग हमेशा से ही दावा वादा करते आए हैं कि हम सही हैं, लेकिन नतीजे बहुत कुछ बदल देती है। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाता रहा है।